दोस्तों नमस्कार। 2024 बीत रहा है और इतिहास के पन्नों में 2024 दर्ज हो चुका है। किसी भी बरस को लेकर इस तरीके की लकीरें हिंदुस्तान की राजनीति में, हिंदुस्तान की इकोनॉमी में, हिंदुस्तान की सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों में कभी नहीं खींची गई, लेकिन 2024 आपके जहन में आने वाले वक्त में भी रहेगा, क्योंकि इसी बरस संविधान के 75 बरस पूरे हुए और संविधान इस देश में राजनीतिक मुद्दा बन गया। 2024 एक ऐसा काल है जिसमें देश के प्रधानमंत्री अयोध्या में राम मंदिर पहुंचकर पूजा पाठ करते हुए कुछ इस अक्स तले नजर आते हैं, जहां पर यह साफ तौर पर दिखाई देता है कि दरअसल बीजेपी और मौजूदा बीजेपी की सत्ता चाहती क्या है। उसका लक्ष्य क्या है, उसका निशाना कहां पर है। 2024 इस मामले को लेकर भी महत्वपूर्ण है। इस देश में संघीय ढांचा कैसे चरमरा जाता है और दिल्ली की सत्ता इतनी ताकतवर नजर आती है कि जैसा वो चाहे वैसा वो कर सकती है। ऐसे परिस्थिति इस देश के भीतर किसी भी बरस में कभी आपने देखी सुनी नहीं होगी। ये कैसे संभव है कि इस देश की अर्थव्यवस्था को कॉरपोरेट के हाथों में सौंप दिया जाए। यह कैसी व्यवस्था है कि इस देश में लोकतंत्र चुनाव के जरिए पहचान पाए और उस लोकतंत्र की परिभाषा वही चुनाव आयोग गढ़ने लगे, जहां पर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी देश का प्रधानमंत्री कर रहा हो। यह कैसी परिस्थिति है जिस देश के भीतर पहली बार संवैधानिक मुद्दे के तौर पर इस देश में दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और पिछड़ा तबका, उसका हाशिए पर होना इस देश के लिए बड़ा मुद्दा बन जाए। यह कैसी परिस्थिति 2024 में रही, जिस रास्ते बीते 3-4 दशकों से बीजेपी जिस राजनीति को साधती रही, उसी राजनीति को वोटरों ने धराशायी कर दिया, वह भी अयोध्या में। और यह कैसी राजनीति रही जिस देश के भीतर गरीबी दर गरीबी बढ़ती चली गई, लाभार्थियों की तादाद बढ़ती चली गई। इस देश की अर्थव्यवस्था में सीधे बैंक ट्रांसफर का पैसा बड़ा होता चला गया, लेकिन सरकार इस नारे को लगाने से चूकी नहीं कि उसने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल लिया है। यानी इस देश के सबसे बड़े संस्थान नीति आयोग की परिभाषा, इस देश में लोकतांत्रिक पहचान पाए हुए संस्थान यानी चुनाव आयोग, इस देश के भीतर में भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए वो तमाम एजेंसियां जो प्रीमियर एजेंसी के तौर पर जिनकी पहचान है, वो ईडी है, वो आईटी है, इन तमाम मुद्दों को लेकर पार्लियामेंट तक के भीतर सवाल उठे, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा तक खटखटाया गया, लेकिन कहीं कोई सुनवाई हुई नहीं, क्योंकि संसद के भीतर की ताकत इस देश के भीतर चुनाव आयोग को, सुप्रीम कोर्ट को और तमाम स्वायत्त संस्थाओं को, जिसमें सीबीआई भी है, ईडी भी है, डीआरआई भी है, आईटी भी है, यानी जांच एजेंसियां भी सरकार की नाक के नीचे रहे, कुछ ऐसी व्यवस्था सार्वजनिक तौर पर इस देश में कर दी गई। तो इस बीतते बरस में यादें तो 2024 के उन मुद्दों को लेकर आज कर ली जाए, जिसके आसरे आप समझ पाएं कि 2024 का महत्व और 2025 में कौन सी उम्मीद और कौन सी आस और कौन सा भरोसा किस तरीके से इस देश के लोगों के साथ रहेगा। क्योंकि जब आप आसमान में होते हैं तो यकीनी तौर पर हर चीजें आपको छोटी दिखाई देती है। बड़े से बड़ा वृक्ष क्यों ना हो, बड़ी से बड़ी गाड़ियां क्यों ना हो, बड़े से बड़े पहाड़ क्यों ना हो, और समुद्र की लहरें भी आपको छोटी दिखाई देती है क्योंकि आप आसमान में होते हो।
शायद मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था में पहली बार खुले तौर पर ऐलान मोदी सत्ता ने 2024 में यह कहकर किया कि हिंदूवादी पार्टी एक ही है और वो है बीजेपी। जनवरी 2024 यहीं से भारत की राजनीति की असल शुरुआत होती है, जब अयोध्या में राम मंदिर और वहां पर बैठे हुए प्रधानमंत्री और सामने कॉरपोरेट का हुजूम, बॉलीवुड के लोगों की मौजूदगी, बड़े बड़े बिजनेसमैनों की मौजूदगी, ये सारी चीजें दर्शाती है कि सब कुछ सिमट रहा है। ताकत हाथ में दबोचने के लिए इस देश के चंद खिलाड़ी बेचैन हैं। 2024 की पहली ये आगाज इस अंदाज में होती है जहां पर वाकई बीजेपी को लगने लगता है अब तो उसने हर किले को फतह कर लिया, क्योंकि वो आसमान में है। हर गुजरती हुई गाड़ी भी छोटी लगेगी, हर आसमान भी छोटा लगेगा। शायद इसीलिए देश का संविधान भी पहली बार छोटा लगा। 400 पार का नारा जिस अंदाज में 2024 में दिया गया, वो वाकई इस देश की संवैधानिक व्यवस्था को बेचैन करने वाला रहा, क्योंकि चुने हुए सांसद संविधान की शपथ लेकर जब इस बात को खुले तौर पर कहने से कतराए नहीं कि अगर 400 पार तो संविधान बदल देंगे, और संविधान बदलने की पूरी प्रक्रिया के भीतर का सच सिर्फ इतना ही भर कि बीजेपी की सत्ता को कोई डिगा नहीं सकता और राजनीतिक तौर पर उसकी ताकत को कोई चुनौती दे नहीं सकता। लेकिन 2024 इसलिए भी जाना जाएगा क्योंकि पहली बार विपक्ष की राजनीति उसी संविधान के दायरे में खड़े होकर, उसी संविधान के आश्रय अपनी जिंदगी और अपनी राजनीतिक व्यवस्था को लेकर लोगों के बीच पहुंचकर ऐलान कर रही थी। सामान्य तौर पर ऐसा होता नहीं है और किसी भी चुनाव में ऐसा हुआ नहीं, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा अगर कॉन्स्टिट्यूशन बना, संविधान बना, तो राहुल गांधी ने जिस तर्ज पर एक मैसेज इस देश के भीतर खुले तौर पर दिया कि संविधान का मतलब सिर्फ एक किताब नहीं, संविधान का मतलब बराबर का हक है, और हक भी इस देश की आजादी और इस देश की संप्रभुता से जुड़ा है, यानी लोगों के अधिकार जो उनसे छीने गए, इस देश की संपत्ति जो धनवानों को सौंपी गई, इस देश में कॉरपोरेट और सत्ता का नेक्सस जो खुले तौर पर चलता चले आया, और पार्लियामेंट में बहुमत की ताकत ने संसद की गरिमा को न सिर्फ ध्वस्त कर दिया बल्कि मैसेज भी बहुत साफ दे दिया। सत्ता में है, बहुमत के साथ हैं, तो जैसा चाहे वैसा करेंगे, और शायद इसीलिए पहली बार 2024 ही वो बरस है जहां पर 2 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया गया। अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन। चूंकि भारत लोकतंत्र के आश्रय जीता है, इसीलिए बार बार यह सवाल बड़ा होता चला गया कि जब चुनाव होंगे तो उन चुनावों के परिणाम तय कर देते हैं कि कौन सही कौन गलत। हेमंत सोरेन ने आईना दिखाया दिल्ली की सत्ता को, जिन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप में उन्हें जेल में डाला था, और इस देश की सामाजिक सांस्कृतिक नब्ज को कैसे पकड़ा जाता है, और उस नब्ज के साथ आप अगर अपने जुड़ाव को महसूस करते हैं तो फिर जनता आपके साथ होगी। झारखंड के चुनाव ने यह दिखला दिया। वहां के आदिवासी और आदिवासी बहुल सीटों पर बीजेपी को जीत नहीं मिली। बहुसंख्य आदिवासी वहां पर रहते हैं, वो चाहे संथाल परगना का इलाका हो, चाहे सिंहभूम का इलाका हो। इन तमाम जगहों पर बीजेपी को हार मिलती चली गई, यानी पूंजी के आश्रय सत्ता पाई जा सकती है? जी नहीं। पूंजी के आश्रय सत्ता को अपने अनुकूल तो किया जा सकता है, लेकिन जनता आपके हक में तैयार कतई नहीं होगी। और शायद यही वो सवाल है
और शायद यही वो सवाल है जिसमें भारत की पहचान सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के तौर पर है। लेकिन अगला सवाल यह भी है कि इस देश में राज्यों की सत्ता को प्राप्त करना और इस देश में केंद्र की सत्ता पर काबिज होना, इन दोनों के बीच जितनी बड़ी दूरी इस दौर में खुले तौर पर इस आधार पर नजर आई कि हम राज्यों के पैसे को भी नहीं देंगे या केंद्र पर आपको आश्रित होना पड़ेगा। यह एक नायाब परिस्थिति रही जिसमें झारखंड पूरे चुनाव के वक्त में यह मुद्दा बनाते रहा कि 1,26,000 करोड़ रुपए हमारा पैसा जो बकाया है उसे तो आप वापस दे डालिए। लेकिन सरकार यानी केंद्र की सरकार टस से मस्त नहीं हुई। लेकिन चुनावी जीत चूंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा या कहें हेमंत सोरेन की हुई, तो अगला सवाल दिल्ली पे टिक गया और 2025 के शुरुआत में ही दिल्ली में चुनाव होने हैं। अरविंद केजरीवाल जेल में गए, जेल से बाहर आए। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जो राहत और रियायत दी वो इस आधार पे दी कि वो अपनी कुर्सी पर जेल से बाहर आने के बाद बैठ नहीं सकते हैं। यानी एक ऐसा जजमेंट जिसमें न्याय भी है लेकिन एक अंधेरा भी है। और जो शख्स बीते 10 बरस से दिल्ली की सत्ता को संभाल रहा, जिसे एक व्यक्ति के नाम पर पूरी पार्टी चलती है, उस व्यक्ति को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि राजनीतिक तिकड़मों में एक मुख्यमंत्री तो ऐसा चाहिए जो अलग अलग निर्णय ले सके और उसको अमल करवा सके। तो दिल्ली में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा अरविंद केजरीवाल ने दिया। और इस देश के भीतर में राजनीतिक संकीर्णता तो नहीं कहें लेकिन राजनीतिक मोनोपोली क्या होती है ये खुले तौर पर तमाशा राज्यों के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति के साथ भी नजर आया। और मुख्यमंत्री कौन सा निर्णय कहां पर कैसे किस रूप में लेंगे यह भी खुलकर नजर आया। टकराव की परिस्थिति 2024 में महाराष्ट्र में कौन मुख्यमंत्री होगा इसको लेकर बनी जरूर, लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव ने इस देश में कई संवैधानिक सवालों को खड़ा कर दिया। क्योंकि इस देश में लोकतांत्रिक परिस्थितियों के तहत चुनाव आयोग का यह काम है कि 5 बरस जब पूरे हो जाएं उससे पहले चुनाव के साथ नई सत्ता स्थापित हो जानी चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र में चुनाव तो किसी तरीके से करा दिए गए, हरियाणा के साथ होने थे नहीं कराए गए, बाद में कराए गए लेकिन बाद में भी वो तारीख पीछे छूट गई और उसके बाद नई तारीखों के सिलसिले में 5 बरस भी बीत गए। क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री कौन होंगे ये आपसी संकट बीजेपी और आरएसएस का था। यानी एक नई राजनीतिक सोच 2024 में कैसे उभर कर आई, इसने शायद भारत की पारंपरिक संवैधानिक व्यवस्था को तार तार कर दिया। 2024 का बरस इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार क्रोनी कैपिटलिज्म नहीं था, यानी राजनीतिक सत्ता इस देश के बिजनेसमैन को मदद नहीं कर रही थी। नेक्सस सिर्फ चल नहीं रहा था बल्कि इस देश की आर्थिक नीतियां भी खुले तौर पर इस देश के कॉरपोरेट के लिए ही बनाई जा रही थी। यानी जिन आर्थिक नीतियों को जनता का हित साधने के लिए राजनीतिक सत्ता बनाती है, क्योंकि जनता ने उस पॉलिटिकल पार्टी को चुना होता है, सब कुछ उलट गया। और राजनीतिक त्रासदियों के इस दौर में पहली बार यह भी नजर आया कि कॉरपोरेट मित्र कितना ताकतवर हो सकता है। और कॉरपोरेट मित्र के अनुकूल अगर अर्थ नीतियां बन रही हैं तो उसमें पार्लियामेंट भी कोई मायने रखती नहीं, क्योंकि पहली बार पार्लियामेंट अगर नहीं चल पाया तो उसकी वजह कॉरपोरेट और सत्ता का वो नेक्सस था जिसमें अडानी और मोदी का जिक्र खुले तौर पर पार्लियामेंट के भीतर और बाहर होता रहा। लेकिन इस पूरे परिदृश्य में राजनीतिक तौर पर 2024 की सबसे महत्वपूर्ण घटना इस देश में न्यायपालिका को लेकर हुई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी उस वक्त डी.वाई. चंद्रचूड़, इस वक्त तो संजीव खन्ना है, लेकिन डी.वाई. चंद्रचूड़ भारत के अपने न्यायपालिका के इतिहास में दूसरे व्यक्ति रहे जिन्होंने सबसे लंबे बरस तक चीफ जस्टिस के पद पर फैसले इस देश को दिए।
लेकिन गणेश चतुर्थी के वक्त भी जब प्रधानमंत्री उनके घर पर पूजा पाठ के लिए पहुंचे तो एक सवाल इस देश में संविधान के सेकुलरिज्म को लेकर, संविधान द्वारा चेक एंड बैलेंस में संविधान की व्याख्या की ताकत सुप्रीम कोर्ट को देने की परिस्थितियां भी एक झटके में उभर कर आ गई, क्योंकि जिस देश की राजनीतिक व्यवस्था में संविधान को ही तार तार करने के सीधे आरोप देश के प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की राजनीतिक सत्ता और उनकी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी पर लग रहे थे, उस दौर में संविधान के मातहत न्यायपालिका और सुप्रीम कोर्ट की अपनी पहल क्या होनी चाहिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की क्या पहल होनी चाहिए, यह सवाल तो बहुत दूर चला गया। एक नया सवाल उभर गया, क्या वाकई चीफ जस्टिस और देश के प्रधानमंत्री एक साथ, और वह भी चीफ जस्टिस के घर पर पूजा करते हुए दिखाई दे सकते हैं? ये एक ऐसी परिस्थिति थी जिसने भारत की न्यायपालिका के पूरे इतिहास के उन पन्नों को खंगाल कर रख दिया, जहां जहां इस देश के भीतर राजनीतिक सत्ता ने इस देश में चीफ जस्टिस की नियुक्ति हो या चीफ जस्टिस द्वारा दिए गए फैसले हो। वो इंदिरा गांधी का भी दौर हो सकता है जब उन्होंने अपने अनुकूल एक जज को चीफ जस्टिस बनाया था और 2-3 जज जो उनसे सीनियर थे दरकिनार किया गया था। लेकिन इस दौर में तो बिल्कुल खुली स्थिति और खुली व्यवस्था लगातार रेंग रही है। दो 2024 इस देश की राजनीतिक परिस्थितियों के लिए शायद एक ऐसी भयावह तस्वीर सामने लेकर आता है जिसमें पहली बार संसद और लोकतंत्र के मंदिर के तौर पर संसद की परिभाषा गायब हो जाती है। पहली बार इस देश के भीतर में सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के राजनीतिक ध्रुवीकरण के नारे के तहत गूंजते हुए दिखाई देते हैं। पहली बार इस देश की अर्थव्यवस्था कॉरपोरेट पूंजी पर टिकी हुई दिखाई देती है। पहली बार कॉरपोरेट फंडिंग इस देश की पॉलिटिक्स को चलाती हुई दिखाई देती है और पहली बार इस देश की पॉलिटिकल प्रोसेस में समाये हुए नेता हाथों में नोटों की गड्डियां लेकर इस देश में खरीदारी के लिए निकलते हैं। 2024 संविधान के 75 बरस, आजादी के 78 बरस, लेकिन ये एक ऐसा बरस है जिस बरस में भारत को विकसित बनाने का नारा भी लगा। जिस दौर में भारत की इकोनॉमी तीसरे नंबर पर दुनिया में होगी, इसको लेकर अलग अलग तरीके से पेश भी चीजें की गई। दुनिया के सामने भारत की मौजूदगी उस स्थिति में उभरकर सामने आई जहां पर भारत किसी के साथ नहीं, अपनी डोमेस्टिक, अपनी घरेलू जरूरतों के लिए वह किसी के साथ भी खड़ा है। वो रूस हो, वो यूक्रेन हो, वो इजराइल हो, वो फिलिस्तीन हो, वो ईरान हो, वो अमेरिका हो, वो चीन हो, कोई भी देश हो, भारत ने अपनी मौजूदगी, ये गुट निरपेक्ष आंदोलन का दौर नहीं है, लेकिन इस दौर में ढहती हुई परिस्थितियों को संभालने के लिए जिस कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय विदेश नीति का जो सहारा लिया गया, उसने भारत के भीतर की उस राजनीति को भी प्रभावित किया जिस राजनीति के दायरे में कभी एक वक्त पाकिस्तान निशाने पर था, एक वक्त चीन निशाने पर आया, एक वक्त भारत अमेरिका के बेहद करीब नजर आया, एक वक्त भारत पारंपरिक रिश्तों के आश्रय रूस के साथ खड़ा दिखा। लेकिन इन सारे परिदृश्य से हटकर पहली बार इस देश के भीतर संविधान के अक्ष तले लोगों ने यह महसूस किया कि वह कहां पर खड़े हैं। और इसीलिए भारत की संसदीय व्यवस्था कभी भी विपक्ष की राजनीति के लिए होती नहीं है,
लेकिन पहली बार भारत में 2024 के लोकसभा चुनाव विपक्ष के लेकर भी लड़े गए और विपक्ष ने हार के बावजूद खुशी इसलिए मनाई क्योंकि जो मैसेज लोगों के बीच जाना चाहिए था वो नहीं जा पा रहा था, क्योंकि इस देश का मीडिया भी राजनीतिक सत्ता के सुर में सुर मिला चुका था। यानी संवादहीनता की स्थिति विपक्षी राजनीतिक दलों के सामने नोटबंदी के दौर से शुरू हुई और वो होते 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 2024 तक आते आते पूरे तरीके से मीडिया सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक सत्ता के लिए ही और उसकी योजनाएं, उसके ऐलान, उसकी पॉलिसी और सब कुछ जनहित में हो रहा है ये बताने में जुट गया। वह भूल गया इस देश में अगर 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज मिलता है। वह भूल गया इस देश में तकरीबन 6.5 करोड़ लोग जो टैक्स पेयर हैं उनके पैसे के आसरे जो बजट पेश किया जाता है। वह भूल गया कि इस दौर में असमानता इतनी ज्यादा हो गई और प्लेयर इतने कम इस देश को चलाने वाले हो गए कि लगने लगा कि वाकई इस देश में भागीदारी हर उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र के आसरे कोई भी देश आगे बढ़ता है, सब कुछ खुले तौर पर पर्दा हटाया गया और बतलाया गया कि जी नहीं, देश का मतलब यही होता है जहां पर बड़े कॉरपोरेट हों, जहां पर एजुकेशन और हेल्थ, इसके लिए न्यूनतम पॉलिसी की जरूरत नहीं है। पहली बार ये खुले तौर पर खेल नजर हर किसी को आ गया कि पॉलिटिकल इकोनॉमी भी एक चीज होती है। 2024 की ये देन सिर्फ संविधान के अक्स तले नहीं बल्कि भारत के लोकतंत्र तले उस राजनीति को कटघरे में खड़ा कर रही है जिस राजनीति ने आने वाले वक्त में विकसित भारत का सपना जिन आधारों पे देखा है, उन आधारों का ही भारत की जड़ों से कोई रास्ता नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। यह स्थिति विकट जरूर है, लेकिन एक उम्मीद और एक आस 2025 को लेकर बनाए रखिए, क्योंकि 24 तो बीत रहा है, 25 सामने खड़ा है और कभी भी वैसी राजनीतिक सत्ता बहुत लंबे वक्त तक खुशनुमा माहौल मीडिया के जरिए, संस्थानों के जरिए, न्यायपालिका के जरिए दे नहीं पाती है, जिसकी अपनी जड़ें जनता से कट गई हो। शायद 2024 का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि जड़ें इस दौर में राजनीतिक सत्ता की गायब हो चली है और वोटों का समीकरण साधने के लिए इस देश में संविधान के तहत जो भी संस्थान काम कर रहे थे सभी सत्तानुकूल हो चुके हैं। लेकिन 2025 की खुशनुमा सुबह, उसका इंतजार हर किसी को है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।